जय हिंद दोस्तों। मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी। इमरान खान साहब काफी चर्चा में हैं पाकिस्तान में, जाहिर सी बात है, और पिछले 2 महीने से एक वहां पे पॉलिटिकल स्ट्रगल देखने को मिल रहा है पाकिस्तान में। एक पॉलिटिकल जद्दोजहद देखने को मिल रही है जिसमें एक तरफ आपके जिसको पीडीएम कहा गया है, जिसमें आपके पीपल्स पार्टी है, जिसमें नून लीग है, जिसमें जमात इस्लामी है, मौलाना फजल रहमान वली, ये सब मिलकर दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब। और ये हमने देखा किस तरीके से नो कॉन्फिडेंस मोशन हुआ, फिर रात को वो कोर्ट रूम में जो भी हुआ वो हम सब लोगों ने देखा, आप सबको पता है। वो अब इतिहास हो चुका है। आज की तारीख में शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं। लेकिन बिहाइंड द सीन्स क्या चल रहा है? अब्दुल समद याकूब साहब हमारे साथ हैं। अब्दुल समद याकूब साहब इज द फाउंडिंग मेंबर ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। ये उन दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बन रही थी। तो इन्होंने उतार चढ़ाव उस पार्टी के पूरे बड़े नजदीक से देखे हैं। अब्दुल समद याकूब साहब, हमारी शो में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड अ वेरी वार्म वेलकम सर। जी शुक्रिया इनवाइट करने का। जी अच्छा सर, ये चल क्या रहा है? हमें ना, मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूं एंड वेरी फ्रैंकली, ये चल क्या रहा है? पहले खान साहब ने बोला कि और ये सब जो पब्लिक रिकॉर्ड में है वही कोट कर रहा हूं मैं, ये मेरा कोई एनालिसिस नहीं है। खान साहब ने पहले बोला साहब वो चिट्ठी आई है, तो पहले जब उन्होंने चिट्ठी पूरे अपने स्पीच में दिखाई थी तो ऐसा लग रहा था कि जैसे अमेरिकन ने कोई लेटर भेजा है थ्रेट का। कुछ दिन के बाद पता लगा कि अमेरिकन ने लेटर नहीं भेजा, ये तो पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने भेजा है एक जो भेजते हैं। फिर उन्होंने बोला कि इसके अंदर क्या लिखा है मैं नहीं बता सकता क्योंकि कोड में लिखा है। चलिए कोई बात नहीं, कोड में लिखा है। फिर उन्होंने ये बोला कि साहब ये डोनाल्ड लू करके एक अमेरिकन है जिसने एक मीटिंग में, वो आई थिंक फेयरवेल मीटिंग चल रही थी पाकिस्तानी एम्बेसडर की या कोई सीनियर बंदे की, उस मीटिंग में ये बात बोली कि साहब ये। चलिए यहां तक बात आ गई। फिर मैंने इंटरव्यू उनका देखा टेलीविजन पे, आपके जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर थे सर, ये आपके फवाद चौधरी साहब। फवाद चौधरी साहब एक इंटरव्यू में ये कहते हैं कि उनसे पूछा कि आपकी सत्ता सरकार क्यों गई। उन्होंने बोला साहब अगर एस्टैब्लिशमेंट को हम खुश रखते तो हम पावर में होते अभी। तो सबसे पहले तो साहब आप ये क्लियर कर दीजिए कि क्या ये अमेरिकनों की साजिश थी या पाकिस्तानी फौज नहीं चाहती थी, जनरल बाजवा साहब नहीं चाहते थे खान साहब इक्तदार में हों या खान साहब प्राइम मिनिस्टर बने रहें? क्योंकि अगर ये दोनों को अगर आप मिला लें, मैं क्यों कह रहा हूं ये, दोनों को अगर आप मिला लें कि खान साहब भी सच कह रहे हैं और जो फवाद चौधरी वो भी सच कह रहे हैं, मैं ये कह के अगर ये दोनों सच कह रहे हैं, इसका मतलब पीठ पीछे कहीं ना कहीं अमेरिकन की और पाकिस्तानी फौज की सांठगांठ है। इसका यह मतलब कोई भी एनालाइज करेगा यही निकालेगा कि साहब अमेरिका की साजिश भी है और फौज भी नहीं चाहती थी। इसका मतलब अमेरिकन और पाकिस्तानी आर्मी एक ही चीज चाहते हैं, यानी कि इमरान खान को निकालना। इसके ऊपर आपका क्या एनालिसिस है? देखिए मेजर साहब, जिस तरह जो बातें कही गई हैं और जो बातें जिस तरह आपने जिक्र किया कि आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कहेंगे, और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं उन बातों का जिक्र करूं जो ऑलरेडी मीडिया के ऊपर डिस्कस हुई या जो ऑपोजिशन की तरफ से कही गई, फवाद चौधरी की तरफ से या हमारी साइड से कही गई। देखिए दो बातें हैं और दोनों बातों से मैं नहीं ना, मैं फवाद चौधरी की बात को रिफ्यूट करूंगा कि उन्होंने कुछ गलत कहा नहीं। उन्होंने भी अपने एंड पे जिस चीज को वो पॉइंट आउट कर रहे थे वो भी बात दुरुस्त है। देखें, फवाद चौधरी ने बात की, पहले मैं उसको क्लैरिफाई कर लूं कि अगर ओपोजिशन की तरफ से ये कहा जाता है या अगर आर्मी चीफ की तरफ से जो मुलाकात हुई एक्स सर्विसमैन से और जो बातें लीक हुई, अब उनको डायरेक्ट तो नहीं है, जो जिन्होंने जो मौजूद थे उनमें से रऊफ क्लासरा ने भी एक वीडियो शेयर की जिसमें वो कोई लीक का जिक्र किया। तो उस लीक के मुताबिक ये था कि जी जो चीदा चीदा पॉइंट्स थे वो ये थे कि जी हम मैनेज करके दे रहे थे, हम नंबर्स को भी इंटैक्ट रख रहे थे पार्लियामेंट में, हम आईएमएफ से भी या बाहर से अगर वो डील करने जाते थे पेमेंट्स की तो हम वो करते थे और बाद में इनको फ्रंट पे लाते थे। विच मीन्स के न्यूट्रलिटी नहीं थी उस वक्त। एक साइड अपोजिशन का भी यही इल्जाम था। अगर अब पीडीएम का पूरा जो उनका इशू था, मियां नवाज शरीफ की अगर तकरीर उठा के देख लें गुजरावाला की, तो उनका जो मौकफ था वो ये था कि एक साइड के ऊपर है एस्टेब्लिशमेंट और वो इमरान खान को सपोर्ट कर रही है। चले इसी को मान लेते हैं, दुरुस्त मान लेते हैं कि जी वो कर रही थी। तो फिर फवाद चौधरी के कहने का मकसद ये हुआ कि फिर कुछ महीनों से या अक्टूबर से जो वो सपोर्ट मिल रही थी वो सपोर्ट मिलना बंद हो गई। ये तो हो गया एक और फैक्टर कि जी अब वो अच्छा, फिर जो जिस चिट्ठी का, अब आ जाते हैं चिट्ठी के जिक्र की बात करते हैं।
देखिए, मैं तो खुद उन ऑफिसेज में उन उसमें बिल्कुल मैंने डीपली ये चीजें देखी है। ये सब जब हम नंबर गेम्स पूरी कर कोई बिल भी आता था, जब हम इनको इंटैक्ट करने की कोशिश कर रहे होते थे, कभी हमसे जो कोई फेडरल मिनिस्टर था जो अब दूसरी साइड पे चला गया है, वो ये डिमांड कर देता था कि जी मैं बाउलपुर बैठा हूँ, आप मुझे चार्टर्ड प्लेन भेजें तो मैं आके वोट डालूंगा। वह बड़ी अजीब बेतुकी किस्म की डिमांड्स होती थी। कोई ये कहता था कि जी मैं कराची में हूँ, बीमार हूँ और मुझे आप एयर एम्बुलेंस भेजें तो मैं आके वोट डालूंगा। चले, फिर भी हम ये सारा कुछ पूरा करके उनको लाते थे, और जब वोटिंग की बात होती थी, कोई बिल की बात होती, ये तो एक बात हो गई। अब आ जाता है एक रिफ्ट। सबने देखा कि एक अपॉइंटमेंट थी जिसके ऊपर सबको फील हुआ कि कुछ ना कुछ इख्तलाफ है। फिर उसके बाद ऑल ऑफ सडन जब ये चिट्ठी की बात आती है, ऑल ऑफ सडन हमने ये देखा कि नंबर खिसकना शुरू हो गए एकदम से। ये सब कुछ स्मूथ चल रहा था, सब कुछ, हर चीज ऑन बोर्ड थी, सब कुछ था। वो बंदे जिनके ऊपर वो कहते हैं ना कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे, ऐसे ऐसे लॉयल किस्म के लोग भी कि जिनको हम नजरियाती कहते थे, वो खवातीन जो रिजर्व सीट्स पे आई थी, कि जिनको जिनको ऑब्लाइज किया जाता है, वो अचानक से दूसरे कैंप में जाके बैठ गई, वो सिंध हाउस में। फिर उनको शो ऑफ करके फिर इत्तेहादियों को, एलाइज पार्टी को लाया गया। अब जब ये सारी बातें हो रही थी, ये चिट्ठी का जिक्र अभी लेटेस्ट जो डेवलपमेंट है या जो बात डिस्क्लोज की है श्री मजारी की तरफ से, वो ये कहा गया है कि फॉरेन मिनिस्ट्री के जो नीचे के लोग थे, उन्होंने इस चिट्ठी को फॉरेन मिनिस्टर से भी कुछ अरसा तक छुपाए रखा। यानी कि ये फॉरेन मिनिस्टर तक भी ये चिट्ठी बाद में पहुंची है। और इसमें आपने सही कहा कि पहले वो जिक्र हो रहा था कि शायद अमेरिका की तरफ से थी, बाद में पता चला कि जी वो एक मीटिंग है वो डोनाल्ड लू के वाले से थी। देखें, इस दौरान जो टाइमलाइन में अगर आप देखें तो फिर मरियम नवाज की एम्बेसडर जो अमेरिकन जो चार्टी अफेयर्स हैं, वो उनकी मुलाकातें शुरू हो जाती हैं। इसी तरीके से जो उनका कौंसल जनरल है लाहौर में, वो एक्टिव हो जाता है। फिर कुछ सहाफियों को भी बुलाया जाता है, उनका जो कल्चरल विंग है अमेरिकन एम्बेसी का, वो एक्टिव हो जाता है। फिर उन लोगों से देखें, ये जो जो डिप्लोमेटिक सर्कल है ना, इनसे जिनकी भी, अगर हमारे जो मेंबर्स थे जिनको मुनरिफ कहते हैं, कि जो डिसग्रंटल्ड कह ले या जो नाराज थे, उनसे फिर जो वेस्टर्न ये जो यूरोपियन एम्बेसीज है, इनके एम्बेसडर्स मिलना शुरू कर देते हैं। अच्छा, ये नॉर्मली ये नॉर्म्स नहीं है। आप पार्टी के लीडर से मिलते हैं, ये समझ आती है कि पार्टी के लीडर से एम्बेसडर्स मिलते रहते हैं, ये एक रूटीन मैटर है। लेकिन जब आप निचले लेवल पे जाके एमएनए को जाके मिलना शुरू कर दें, तो इससे जाहिर ये होता है। और फिर उस चिट्ठी में इस बात का जिक्र है कि अगर ये और उस वक्त मोशन ये आई भी नहीं थी मोशन, अगर ये कामयाब ना हुई तो फिर हम आपको पनिश करेंगे। अच्छा, इससे पहले भी एक प्रेसिडेंट तो ऑलरेडी सेट है कि अमेरिका किस तरीके से रजीम चेंज करता है। वो ईरान में मोहम्मद जो मुसद्दिक थी, उसकी वो किस तरह से वो थियोडर रूजवेल्ट का जो पोता था, उसने आगे चेंज किया। ये सारा कुछ होता रहता था। अच्छा, इस दफा तो चले ठीक है जी, बड़ा डेमोक्रेटिकली उन्होंने चेंज कर दिया ना। आप इक्वाडोर के जमी रोल्डस को उठा के देख लें, जिसको असैसिनेट किया मई 1900 एक मैं ये मई 1981 में उसका प्लेन क्रैश होता है। और फिर पनामा का जो था जो पनामा का था उमर तोरिजोस, उसका भी प्लेन क्रैश होता है। कि पहले तो असैसिनेशन पे जाते थे ना, अब ये हो गया कि चले ठीक है जी, उनको लोकल कोलैबोरेटर्स मिल गए, जिनको हम शहबाज शरीफ वगैरह को कहते हैं, कि उनकी मदद से मिलके उन्होंने ये रजीम चेंज कर दी। अब जहां तक बात आती है, कंक्लूड करता हूं, जहां तक बात आती है एस्टेब्लिशमेंट की, हम एस्टेब्लिशमेंट को रजीम चेंज करने के ऊपर उनको इल्जाम नहीं देते। हम शायद वो उस न्यूट्रलिटी के ऊपर वो करते हैं कि जब ये सब कुछ मंडियां लग रही थी, बिक रहे थे, सारा कुछ हो गए थे, वो उस वक्त जाके न्यूट्रल हो गए। वो कहता है कि जी अब हम, या तो इनका मतलब ये है कि वो खुद कह रहे हैं कि हमारा पहले जो रोल था हमने सरेंडर कर दिया, अब हम न्यूट्रल है। तो वो एब्सटेन करना भी या न्यूट्रलिटी भी जो होती है, वो एक साइड पे जाना होता है। जी 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 जी। अच्छा, तो याकूब साहब एक बात बताइए, जैसे कि शुरू में जब इमरान खान की गवर्नमेंट बनी थी, तो दैट वाज आल्सो, और अभी हाल की जो गवर्नमेंट उनकी गई है, वो भी जो इमरान खान की सरकार है सर, वो भी तो एक जिसको कहते हैं कोalition गवर्नमेंट थी। वो भी तो फौज ने बनाई थी। तो उस समय इमरान खान साहब ने, जो कि कहते हैं हम सादिक और अमीन हैं, उस समय इमरान खान ने क्यों नहीं आवाज उठाई कि ये जो लोग मिल रहे हैं, जैसे बीएपी है, एक पार्टी बीएपी है जिसने एक दो दिन पहले ही अपना हाथ पीछे खींच लिया और बोला कि साहब वो बलूचिस्तान वापस चले गए, बलूचिस्तान आवामी पार्टी आई थिंक। ऐसी छोटी मोटी पार्टीज थी जिन्होंने मिलकर इमरान खान को सपोर्ट करा। क्या इमरान खान ने उस समय पूछा था कि तुम्हें रावलपिंडी से कितने बैग आए, तुम्हें कितने 20-20, 30-30 करोड़ रुपए के नोट आए कि नहीं आए?
उस समय तो खान साहब का ऐसा कोई स्टेटमेंट मुझे नहीं मिला इंटरनेट पे कि खान साहब ने बोला कि नहीं मैं सबकी इंक्वायरी कराऊंगा कि क्या तुम लोग नजरियाती हो, आइडियोलॉजिकल हो, कि तुम्हें भी GHQ रावलपिंडी से फोन कॉल आया इसलिए तुम आए हो। तो ऐसा एक तासुर है, ऐसी एक फीलिंग आ रही है कि जब खान साहब को मिल रहा था तब खान साहब ने सवाल नहीं पूछे, जब खान साहब से जा रहा था तब खान साहब ने सवाल पूछे। इस पे आप क्या सोचते हैं? देखिए बिल्कुल, इस पे मैं एज अ पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे कमेंट करूंगा, पार्टी लाइंस से हट के। देखिए जी ये हमारा पॉलिटिकल डायलेमा है। अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी हो, कोई भी फैक्शन हो, जब उनको मिल रहा होता है, भले वो MKM हो जाए, BAP हो जाए, इवन PDM हो जाए, ये जरदारी हो जाए, नवाज शरीफ हो जाए, नवाज शरीफ की गुजरावाला की स्पीच उठा के देख लें। अब तो नहीं बात करते एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। जब एस्टेब्लिशमेंट, अगर न्यूट्रलिटी भी उनकी आपकी फेवर में जा रही होती है तो आप खामोश हो जाते हैं, आप कहते हैं कि ठीक है। तो ये एक पॉलिटिकल डायलेमा है कि जब आपको वो क्या क्या कहते हैं कि मीठा जो जब होता है वो हप हप और कड़वा थू थू, तो ये वो वाली बात हो जाती है कि जब आपको मिल रहा होता है, अगर आपने आवाज, अच्छा उसके लिए फिर कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। उसके लिए फिर अगर आपको इक्तदार इस तरीके से नहीं चाहिए, आपको सिंपल मेजोरिटी पूरी चाहिए, आपको मैंडेट नहीं मिल रहा, तो आप ना कंप्रोमाइज करें उनके साथ, आप ना जाए उनके साथ, आप उनकी फेवर ना लें, आप उनसे मीडिया मैनेज ना करवाएं, आप उनसे नंबर गेम मैनेज ना करवाएं। जब ये चीजें हो रही होती हैं तब तो सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लग रहा होगा। बट जब वही चीजें मेरे अगेंस्ट जाना शुरू हो जाएंगी तो फिर मुझे वो बुरा लगना शुरू हो जाएगा। ये तो फैक्ट है। इसी इसी यही तो अफसोस है, यही तो अलमिया है हमारा। और आज या तो कोई डिसाइड कर लेना, कोई एक पॉइंट के ऊपर आके तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये डिसाइड कर ले कि जी हमें आज के बाद ना उनको हम कॉल करेंगे, ना कोई अगर पॉलिटिकल टर्मोइल होगा तो हम अपने इश्यूज खुद रिजॉल्व करेंगे, हम पिंडी की तरफ नहीं देखेंगे। पिंडी हम कैपेबल हो गए हैं कि अपने इश्यूज खुद रिजॉल्व कर सके, चाहे जिस हद तक भी हमें जाना पड़े। लेकिन ऐसा नहीं होता। अभी अगर शहबाज शरीफ की एक स्टेटमेंट है कि मैंने पिंडी और इस्लामाबाद के दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले किया, तो सर आपका भाई तो उनको मुरद इल्जाम ठहरा रहा था, आप ब्रिज का रोल प्ले कर रहे थे। और फिर आप कब प्ले कर रहे थे? आप एज एन ऑपोजिशन लीडर, कोई ISPR की तरफ से रिलीज नहीं हुई कि रात के अंधेरे में ये मुलाकातें भी हो रही हैं कि चीफ जो है वो उनसे मिल रहा है, ये तो उनकी तरफ से है ना बातें, मैं अपनी तरफ से तो नहीं कह रहा। तो लिहाजा ये और दूसरी बात, इमरान खान ने एस्टेब्लिशमेंट को ब्लेम नहीं किया। देखिए 10 अप्रैल को जब ये गवर्नमेंट गई रात को और लोग जो निकले, ऑर्गेनिक ये वो सब कुछ था, वो तो खुद निकले थे। उस वक्त तो इमरान खान की ना कोई ट्वीट आई थी, ना कोई स्टेटमेंट आई थी, ना कोई मिलिट्री के खिलाफ कोई बात हुई थी। उन्होंने तो एक कंसिस्टेंट एक स्टैंड रखा है कि जी फॉरेन कॉन्स्पिरेसी है। तो अगर लोगों में एक सेंटीमेंट पाया जाता है तो वो एक ऑर्गेनिक सेंटीमेंट है, ठीक है। जी तो उस पे तो हम कुछ नहीं कह सकते कि उस पे बिल्कुल, तो मोरद इल्जाम नहीं ठहरा सकते इमरान खान को। जी बिल्कुल। अच्छा, अभी ना नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की आपकी मीटिंग हुई थी, ठीक है याकूब साहब, अभी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल पाकिस्तान का जो है उसमें मीटिंग हुई थी, आपके 3 सर्विस चीफ्स थे, उसमें बाजवा साहब भी बैठे थे। और उन्होंने कैटेगोरिकली ये बोला है, बाकी प्राइम मिनिस्टर भी बैठे थे शहबाज शरीफ, लेकिन बाजवा साहब भी बैठे थे, और वहाँ से जो जॉइंट स्टेटमेंट आया है, जॉइंट स्टेटमेंट मैंने जियो टीवी पे अभी देखा है और मैंने पढ़ा भी है, मेरे पास आर्टिकल पढ़ा है, उसमें क्लियरली लिखा है देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी। देखिए मैं आपको बताता हूँ, दिलीप सिंह करके एक अमेरिकन है जो कि ही वर्क्स फॉर जो बाइडन, और and he's part of their Joe Biden's team and part of their establishment, so to say. वो इंडिया आया, उसने भी बोला कि साहब अगर इंडिया ने रूस का साथ दिया तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे। उसने इंडिया में आके बोला ये। आप तो उसने तो किसी एक इनफॉर्मल पार्टी में डोनाल्ड ल्यू ने बोला आपके एम्बेसडर को बैठ के थोड़ा सा लगा लुगू भी रहे होंगे, वो बात कर लीजिए, ऐसा है, उसने लिख के भेजा। यहां पे तो इंडिया में बोला देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, कुछ नहीं हुआ, हमने बोला तुम्हें जो करना है कर लो। ये इंडिया में किसी ने नहीं बोला कॉन्स्पिरेसी। ठीक है, एक तो ये बात हो गई, अलग अलग मुल्क है, इट्स आई रिस्पेक्ट वॉट एवर इमरान खान इज सेइंग, वो उनकी मर्जी। मेरा ये सवाल है कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में आपके 3 सर्विस चीफ्स बोलते हैं कि देयर इज नो कॉन्स्पिरेसी, जॉइंट स्टेटमेंट आया है, सिग्नेटरी है उसके। कमर जावेद बाजवा साहब कहते हैं नो कॉन्स्पिरेसी, और जो बाबर इफ्तिकार साहब हैं जो कि जनरल साहब जो अपने ISPR के वो हैं, उनका भी आया कि वर्ड कॉन्स्पिरेसी। खैर वो तो पहले का है उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस, मैं आज की बात कर रहा हूं, आजकल की बात कर रहा हूं, पिछले 24 घंटे में जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। तो इसमें सच कौन बोल रहा है और झूठ कौन बोल रहा है? इमरान खान सच बोल रहा है, बाजवा साहब झूठ बोल रहे हैं, कि बाजवा साहब सच बोल रहे हैं, इमरान खान झूठ बोल रहा है? क्योंकि ये बिल्कुल अलग अलग, ये बरखिलाफ बात कर रहे हैं एक दूसरे के। एक कह रहा है कॉन्स्पिरेसी है नहीं, एक कह रहा है कॉन्स्पिरेसी है। देखिए जो पहले की जॉइंट डिक्लेरेशन थी NSA की, उसमें भी इंटरफेरेंस की बात की गई थी।
फिर जो इमरान खान ने कहा था कि इंटरफेरेंस की बात हुई है उस मरासले के अंदर, उसको इन्होंने कहा कि जी ये इंटरफेरेंस तो डेवलप्ड हो गई है, ये एस्टैब्लिश फैक्ट है। अब जो अभी की हुई है उसमें भी इंटरफेरेंस की बात, अगर इंटरफेरेंस नहीं थी तो आपने डिमार्च क्यों किया? आपने क्यों चार्ली अफेयर को वहां पे सीनियर डिप्लोमेट को बुला के आपने एहतजाज किया? उसे किस बात पे एहतजाज किया? अच्छा, कॉन्स्पिरेसी जो होती है उसको प्रूव करना, थोड़ा सा उसके लिए आपको एक जॉइंट इन्वेस्टिगेशन बड़े लेवल के ऊपर चाहिए। उसमें पहले तो इंटरफेरेंस डेवलप होगी तो आप कॉन्स्पिरेसी की तरफ जाएंगे। फिर कॉन्स्पिरेसी की तो इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। इवन जो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बात हुई तो वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर और उस तरह के वो अपने जुरिस्डिक्शन लिमिटेड करके और उसको कहा कि जी ये गैर आईनी है। तो किसी ने इसके ऊपर तो इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया। हम जो मुतालबा कर रहे हैं कि जुडिशियल काउंसिल होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, या कोई एक ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन जो आपकी टॉप एजेंसीज हैं उनको, वो उस तरफ तो कोई जा ही नहीं रहा और उस तरफ कोई जाएगा भी नहीं। कि कॉन्स्पिरेसी तो इसी तरीके से दब जाएगी ना, वो तो इल्जामात तक रह जाएगी कि तो जैसे पर एक याकूब साहब माफ कीजिएगा मैं बीच में काट रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं अगर इमरान खान के पास तो ये 20-25 दिन से चिट्ठी पड़ी थी। देखिए, जिस दिन ये चिट्ठी आई है, मैंने कहा शुरू में तो श्री मज़ारी ने भी कल ये बात डिस्क्लोज किया कि ये तो एंड ऑफ बिल्कुल आखिरी दिनों में जाके इन्होंने ये हमारे हाथ लगी है चिट्ठी। ये तो इसको दबाने की, फॉरेन मिनिस्ट्री के अंदर इसको दबाने की कोशिश की जा रही थी कि किसी तरीके से इसको डिस्क्लोज ना किया जाए। मेरा ख्याल है कि उनका ये ख्याल होगा कि शायद ये प्राइम मिनिस्टर कुछ दिनों के मेहमान हैं, उसके बाद ये चिट्ठी वैसे ही दब जाएगी और कोई बात नहीं। अच्छा, नॉर्मली इस तरह की अगर थ्रेट्स या चिट्ठियां आए भी सही, तो कोई भी जो स्टेट्समैन होता है या हेड ऑफ गवर्नमेंट होता है वो कभी भी डिस्क्लोज नहीं करता। अगर मुशर्रफ को कोई कॉल्स आती थी या अगर उनको कोई कॉन्सिक्वेंसेस की या स्टोन एज की बात की गई थी, किसने आगे डिस्क्लोज की थी? ये तो दूसरों दूसरे लोगों ने आगे डिस्क्लोज किया। अदरवाइज तो ये यहीं पे ही दब जानी थी। ठीक कोंडालिंडा है, राइस ने जो, जी जी, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सो याकूब साहब मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि चलिए हम 1 मिनट के लिए मान लेते हैं कि अमेरिका, देखिए कोई भी जुर्म होता है, कोई भी जुर्म होता है उसके पीछे जो जज होता है सर वो जानने की कोशिश करता है कि क्या वजूहत थी, इसके कारण क्या थे, जैसा हम हिंदी में बोल रहे हैं। अगर कोई किसी का कत्ल करता है तो जज ये जानना चाहता है कि भाई इसका उसका मोटिव क्या था, जिसको हम क्राइम में ज्यूरिस्प्रूडेंस में या लीगल लैंग्वेज व्हाट इज द मोटिव, इसका मोटिव क्या था। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं, सिंस यू आर वेरी वेरी सीनियर एंड ओल्ड मेंबर ऑफ तहरीक इंसाफ, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि क्या वजूहात हो सकती थी जिसकी वजह से अमेरिका ने बोला कि नहीं अब इमरान खान हमारे लिए परेशानी है। आपको क्या लगता है, अगर 2-3 वजह बताएं, क्या किस चीज से घबरा रहे थे, किस चीज से परेशान थे, किस चीज से अनकंफर्टेबल थे, क्या या फिर कौन सी इमरान खान की ऐसी चीज उनको पसंद नहीं आ रही थी कि वो उन्होंने इमरान खान के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश करी। असैसिनेशन नहीं करा, ठीक है, मारा नहीं, पर खान साहब ने बोला था, ऑन रिकॉर्ड है खान साहब, कि मुझे मारने की साजिश है। इसका मतलब जो साजिश कर रहे हैं यानी कि अमेरिकन साजिश कर रहे हैं। सर ऐसा तो नहीं ना कि साजिश अमेरिकन कर रहे हैं और मारने की साजिश मंगोलियन कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल सी चीज है। क्यों खान साहब ने बोला था कि मुझे मारने की साजिश है, मेरे कत्ल की साजिश है। ये खान साहब ऑन रिकॉर्ड है, मेरे पास वीडियो कहीं पड़ा हुआ है मेरे फोन पे। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं सर कि आखिर अमेरिकन साजिश क्यों करेंगे, खान साहब का कत्ल करने की या खान साहब को कुर्सी से गिराने की। ये कत्ल वर्ड इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि खान साहब ने बोला है। अब बताइए क्या कारण हो सकता है। इसके कारण जो है इसका जवाब देना थोड़ा सा ये ऑन द रिकॉर्ड जो होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है मेरे लिए। अगर ऑफ द रिकॉर्ड होता तो शायद मैं आपसे बड़ा खुल के इस पर जवाब दे देता। लेकिन तो हमें सेंस हमने कर लिया था, अमीन के, चाहे हम डिप्लोमेट से भी मिलते हैं या बाकी जिनसे भी मिलते हैं, ये बात तो समझ आना शुरू हो गई थी कि खान साहब जो है ना वो चाहे हम बड़ा ही क्लेम करें कि मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और वो दोनों जो थे वो एक पेज के ऊपर थे, मगर यहाँ से फील आना शुरू हो गया था कि नहीं, एक पेज के ऊपर नहीं थे, कुछ चीजों के ऊपर वो फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड हो, उससे भी कुछ इख्तलाफात सामने। हालांकि रशिया का जो विजिट था उसके बारे में ये कहा गया था कि ऑन बोर्ड था और दोनों एक एक ही तरफ थे। उनकी जाहिर है कंसल्टेशन से और उनकी उसके बाद ये वो हुआ था। लेकिन यहाँ पे भी थोड़ा सा नजर आता है कि नहीं, यहाँ पे भी इख्तलाफ जरूर था, ये रशिया के हवाले से भी। ये तो एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ। फिर इंडिया के हवाले से, इंडिया से जो रिलेशन है उसके ऊपर भी जरूर इख्तिलाफ था। कहीं ना कहीं ये समझा जाने लगा, देखें जब आप सारे एक पेज के ऊपर आते हैं, इस वक्त ऑपोजिशन की जो भी 13 पार्टी हैं उनको जो तकलीफ थी वो इमरान खान से थी। एक एनवायरमेंट, अच्छा एक मिसकैलकुलेशन भी एक हुई है उनसे, वो ये थी कि उस वक्त वो कह रहे थे कि शायद इनकी पॉपुलैरिटी 7% रह गई है, 7%।
जब ये इनको हटाया गया तो एकदम बूस्ट करके वो 27%, कुछ चीजें उसके बाद भी हुई। अगर उस हालात के मुताबिक, उस कैलकुलेशन के मुताबिक ये सारा कुछ हो रहा किया गया और वो कुछ आगे वही कुछ रहता तो शायद कुछ हम शायद बात भी ना कर रहे होते, और एक प्राइम मिनिस्टर खामोशी से, जैसे बाकी प्राइम मिनिस्टर घर जाते थे, वो भी घर जाके बैठ जाता खामोशी से, या वो भी लंदन जाके ये कहता कि जी मुझे क्यों निकाला, इस तरीके से होता रहता, उससे ज्यादा कुछ ना होता। लेकिन एकदम से जिस तरह से लोग निकल आए, चले वो तो एक अलग बात थी, वो सबको सूट करता था क्योंकि वो गिवन सर्कमस्टेंसेस में सूट करता था उनको, लेकिन उसके बाद के जो हालात थे वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। अब जो कुछ हो चुका हुआ है कि जिस तरीके से लोग इस वक्त पाकिस्तान में, ना कोई रिलीजियस बेस्ड आगे कोई वो होगा, इलेक्शन होगा कि कोई रिलीजियस वोट है, इस वक्त ना कोई पॉलिटिकल पार्टीज का आपस में क्लैश होगा, इस वक्त एंटी इमरान और प्रो इमरान, ये दो फैक्शंस होंगे, या आप इमरान खान के अगेंस्ट हैं या आप इमरान खान के हक में हैं। ये ठीक हो वोट गया का ये इस जी। तरीके से ये जागे। जी बिल्कुल। पर याकूब साहब, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। अमेरिका की क्या वजूहात थी कि अमेरिका ने साजिश करी इमरान खान के खिलाफ? आप मुझे कोई एक एक वजह बता दें कि एक वजह थी। इमरान खान ने तो अपनी तरफ से वजह बताई कि मैं इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोलता था। उस अमेरिकन को क्या फर्क पड़ता है? आप 100 साल तक इस्लामोफोबिया के खिलाफ बोले, उनकी अमेरिका का तो सिंपल सी चीज है, चाइना है, चाइना को क्या फर्क पड़ता है? किसी भी मुल्क को क्या फर्क पड़ता है? पर मैं आपके मुंह से जानना चाहता हूं, सुनना चाहता हूं। मैं आपको इसका जवाब देता हूं, लेकिन मैं इसका जवाब आप समझ जाइएगा। मैं जवाब इसका एक हिस्टोरिकल वो दे देता हूं कि जनरल जी हमीद गुल की पोजीशन नंबर 1 पे थी जब उनको, जब प्रेसिडेंट इसहाक को भेजा गया, ठीक है, को 3 नाम भेजे जाते हैं या 6 नाम भेजे जाते हैं। तो जब हमीद गुल से पूछा गया, जनरल हमीद गुल से, कि जी आपको क्यों नहीं बनाया गया, क्यों नहीं, तो उन्होंने कहा जी वो प्रेसिडेंट इसहाक के पास जब गई तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं मैं इसको नहीं बना सकता क्योंकि अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो उन्होंने कहा मैं सीनियर मोस्ट होने के बावजूद भी मैं नहीं बनाया गया क्योंकि मुझे हटा दिया गया, और उन्होंने कहा कि जी अमेरिका नाराज हो जाएगा। तो सम कुछ अपॉइंटमेंट्स ऐसी होती हैं कि जिसके ऊपर शायद हो सकता है कि इख्तलाफ हो सकता है कि खान साहब सर, कुछ करना चाहते हो। सर बिल्कुल, मैंने हमीद गुल साहब का ये सुना भी था जो आप वाकया बता रहे हैं, और हो भी सकता है ऐसा हुआ हो, और इसहाक खान साहब ने बोला भी हो, और प्रेसिडेंट हाउस से बात हुई भी हो। आई एम नॉट डाउटिंग दैट, क्योंकि ये हिस्टोरिकल रिकॉर्ड की बात है सर, मैं कौन होता हूं डाउट करने वाला। लेकिन अभी भी मुझे ये बात समझ में नहीं आई। इमरान खान ने बोला कि अमेरिका बहादुर ने मेरे खिलाफ साजिश करी है। मेरा एज एन एनालिस्ट सिंपल सा सवाल है कि पाकिस्तान के पास या इमरान खान के पास ऐसा क्या है? क्योंकि साजिश एक बहुत बड़ा लफ्ज है सर। हम लोग क्या है कि बहुत आसानी से ये लफ्ज यूज करते हैं, साजिश। आप मेरा सवाल दोबारा सुनिएगा सर, मैं सवाल क्या पूछ रहा हूं याकूब सर। हम लोग क्या, मेरे खिलाफ साजिश, इसके खिलाफ साजिश, पीटीआई के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ, वो सब ठीक है, आई अंडरस्टैंड, होगी भी सर। मैं कह रहा हूं अमेरिका ने साजिश करी है इमरान खान के खिलाफ, चलिए मान लेते हैं, मैं मान लेता हूं। क्यों करी है ये मुझे अभी तक समझ में नहीं आया। अमेरिका क्यों करेगा रेजिम चेंज जो है? क्यों करेगा? अमेरिका को देखिए, अमेरिका को शहबाज शरीफ से क्या फायदा? अमेरिका को देखिए, दो चीजें हैं। अगर आप फ्रॉम अ मिलिट्री पर्सपेक्टिव देखें, जियो पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव देखें, अमेरिका ने बहुत पहले ये डिसीजन ले लिया था कि अब हम जो अफगानिस्तान में करेंगे पाकिस्तान के थ्रू नहीं करेंगे। अमेरिकन स्टेट डिपार्टमेंट ने भी बोल दिया कि साहब ये एब्सोल्युटली नॉट वाली बात फेक थी। आपके डीजी आईएसपीआर ने बोल दिया कि हमसे बेस मांगे ही नहीं। तो जो लोग कहते हैं इमरान खान को इसलिए हटाया क्योंकि एब्सोल्युटली नॉट बोला, सर मैं कह रहा हूं कि मैं एक बहुत जूनियर अफसर था फौज में, आई वॉज अ वेरी जूनियर ऑफिसर इन द इंडियन आर्मी, लेकिन इतना मुझे भी पता है, इन स्पाइट ऑफ माई बीइंग वेरी जूनियर, इतना मुझे भी पता है कि जब गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट या कोई भी सरकारी इदारे से बात होती है तो एक कागज आता है सर। क्या कोई ऐसा कोई मैसेज है, कोई फैक्स मैसेज, कोई कागज, कोई टेलीफोन कॉन्वर्सेशन जो कि रिकॉर्डेड रहती है, उसके मिनट्स लिए जाते हैं सर प्रॉपर? क्या कोई ऐसी है जिसमें अमेरिका ने बोला कि हमें पाकिस्तान से 1 2 3 4 5 जितने भी हमें बेसिस चाहिए? क्योंकि आर्मी आपकी पाकिस्तान फौज कह रही है कि हमसे किसी ने बेसिस नहीं मांगे, पहली बात। दूसरी बात, जो तालिबान है, तालिबान तो दोहा में जाके बैठा है सर, उनका फॉरेन ऑफिसर स्टैनक्साई वगैरह वो तो दोहा में बैठे हैं, और आज से नहीं बैठे, वो 10 साल से ज्यादा हो गए उनको दोहा में बैठे हुए सर। वो दोहा में बैठे हैं और सारा का सारा काम चल रहा है, और अभी सिर्फ इंडिया ही है जो पाकिस्तान के थ्रू जो थोड़ा गंदम गेहूं भेज रहा है। बाकी तो दुनिया जो भी इंटरेक्ट कर रही है डायरेक्टली, फ्लाइट जा रही है, फ्लाइट आ रही है तालिबान से, जो भी उनकी जिस लेवल पे भी बातचीत चल रही है, पाकिस्तान के थ्रू जो सामान जाता था, जो अमेरिकन भेजते थे, वो तो पाकिस्तान के थ्रू भेज नहीं रहे। अमेरिका ने अपने हाथ झाड़ लिया अफगानिस्तान से। तो अफगानिस्तान का भी फैक्टर आप कोने में कर लीजिए। एब्सोल्युटली नॉट का फैक्टर आपके खुद डीजी आईएसपीआर ने बोल दिया। मैं फिर आपसे सवाल पूछ रहा हूं कि
क्यों हटाएगा इमरान खान को अमेरिका? क्या चाहता है? जी, मेरा ख्याल था कि मैंने आपको शायद इंडिकेट किया, आप समझ गए होंगे, लेकिन आप मुझे मजीद कुरेदना चाह रहे हैं और मैं उस तरफ आना नहीं चाह रहा। लेकिन मैं आपको ये बताता चलूं कि एयर बेस ठीक है नहीं मांगे गए थे, एयर स्पेस जरूर मांगी गई थी, एयर स्पेस के ऊपर जरूर डिस्कशन हुई थी। ये तो ओपन रिकॉर्ड है, ये तो अखबारों में भी आया था। और उसके ऊपर जो एक तो हर्डल ये हो गई थी। दूसरी बात ये कि देखें, अगेन एक बात आती है कि जिन जिन रजीम्स को चेंज किया अमेरिका में, उसका कारण क्या था। अगर मैंने आपको पनामा की मिसाल दी, उमर तौरी जॉर्ज का असैसिनेट क्यों किया? क्योंकि वो जापान के साथ एक नई सर जो मैं पनामा कनाल सर थी। मैं बहुत माफी चाहूंगा आपसे सर, बहुत माफी चाहूंगा सर। मैं पाकिस्तान, पनामा छोड़िए। अच्छा, आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं सर, आप न्यूक्लियर वेपन स्टेट हैं। मैंने आपको पाव थोड़ा सा पाव इंडिकेट कर पाव दिया। पाव 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 किलो के बम है सर आपके पास, जो तक बम तक सिर्फ हिंदुओं को मारते हैं सर, मुसलमानों को नहीं छोड़ नहीं नहीं देते नहीं हैं। नहीं तो नहीं नहीं। ये बोला अच्छा था आपके इसमें इंटीरियर मिनिस्टर अच्छा ने। हाँ, इसमें मेरे साहब आप मुझे फिर अगेन जो है ना वो फंसाना चाह रहे हैं एक चीज के ऊपर जिसके ऊपर मैं नहीं आना चाह रहा, क्योंकि मेरी पोजीशन ठीक है अगर सर। मैं बोलूंगा तो मैं ज्यादा फिर मेरे हाथ जकड़े जाएंगे। आज जबान तो खुली है, आप चाहते हैं कि जबान बंद हो जाए और नहीं हाथ नहीं भी नहीं जकड़े नहीं जाए। नहीं सर, नहीं नहीं सर, आपने आपने बोल दिया, मैं इस सवाल को परस्यू नहीं करूंगा। चलिए मैं अगले सवाल पे आता हूं। मेरा सवाल यह है कि सर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर्स हैं, जो कि उनके पार्टी के कारकुन हैं, जो कि उनके मेंबरान हैं, उसमें काफी लोग पढ़े लिखे भी हैं सर। कुछ फाइनेंशियल तबका जो होता है, लोअर तबका, फाइनेंशियली बात कर रहा हूं, उसके भी हैं, लेकिन कुछ सीनियर लोग भी हैं, कुछ पढ़े लिखे भी हैं। हर एक रंग रूप के लोग हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को समझते हैं कि हाँ, ये पाकिस्तान के लिए कुछ अच्छा करेगा सड़क पे। मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक कि ये लोग कितनी वीगो लाओगे। ये पोस्टर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा, वो आईएसआई वीगो ले जाते, कितने वीगो लाओगे? चौकीदार चोर है, चीफ को गाली देना, फौज की तनकीद करना। जबकि शेख रशीद ने लाल हवेली पर खड़े थे, उन्होंने रोकने की कोशिश करी कि आप ऐसे बात, उन्होंने एक बार जिसको जिसको कहते हैं ना रस्मन, एक बार तो उन्होंने जरूर बोला कि आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन मैं ये एंटी आर्मी फीलिंग कहां से आ गई कि पाकिस्तान रावलपिंडी के बीच में खड़े होकर ऐसा बोल रहे हैं? वो तो रावलपिंडी में रहता है ना शेख रशीद, उसकी लाल हवेली के नीचे कैसे हो गया ये? अच्छा नहीं, देखिए बिल्कुल ये हम जो एंटी आर्मी की बात कर रहे हैं ना, कोई एंटी आर्मी नहीं है, एंटी एंटी मिलिट्री नहीं है। लेकिन आप मुझे इस बात से नहीं रोक सकते कि मैं किसी जनरल के अगेंस्ट भी ना बोलूं। ठीक है, 71 वॉर हो तो मैं उस पे भी जनरल याया के बारे में बात ना करूं। अगर बुख्ती का कत्ल हो तो मैं कहूंगा मैं मुशर्रफ के बारे में बात नहीं करता। मैं आर्मी को तो नहीं वो बुरा कह रहा, लेकिन एक चीफ है तो क्या उसके ऊपर मैं बात नहीं कर सकता? क्या उसे गलती नहीं हो सकती? क्या उसके बाद ये जब लाल मस्जिद हो मैं तभी, जबकि आप ही की इन्हीं की एक एजेंसी की रिपोर्ट थी कि मुशर्रफ बिकम्स अ लाइबिलिटी टू पाकिस्तान। ठीक है, अच्छा फिर जब ये सारा कुछ हो रहा होता है, जब आप मतलब असतूर के घर हमला हो, तो मैं बिल्कुल खामोश हो जाऊं कि नहीं 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 नहीं, मैं उस पर एहतजाज भी ना करूं कि किसने हमला कराया, किसने, अगर उसने एफआईआर कटवाई है तो तहकीक भी होनी चाहिए थी। फिर अभी रिसेंटली मेरा मेरा दोस्त मेजर आदिल के घर रेड हुआ, भले वो एफआईए की तरफ से हो या जिसकी तरफ से हो सर, रिटायर्ड मेजर, अगर उसके और वो फिर मुझे पता था कि उसको पहले से खतरा है। ठीक है, तो क्या वो जो बोल रहा था, आप अज्यूम नहीं कर सकते, असेस नहीं कर सकते कि आप उसका ट्विटर हैंडल जाके चेक कर लें कि वो क्या बोल रहा था? क्या उसको हक नहीं पहुंचता कि वो किसी एक स्पेसिफिक बंदे के खिलाफ बोल सके? अब ये तो हो नहीं सकता कि एक बंदे की खातिर जो है वो सारी जबानों को ताला लगा दिया जाए। ठीक है, वो या तो आप अपना डिस्कोर्स देखें कि भी आपकी बातों से तो तकलीफ होगी लोगों के, अगर एक बंदे की बातों से तकलीफ हो रही है तो आप अपने एक्शन, अपने वो कहते हैं ना अपनी मस्जिद तले डांग फेरो। तो बात ये है कि ये जो एक होता है ना कि चले जी वीगो आ गया, किसी के घर वीगो नहीं आता। ये एक शायद कोई एक आध इंसिडेंट अगर कोई हुआ हो तो, या इसको हाइप ज्यादा क्रिएट कर दी गई है कि जी वो आ जाएगा। वरना जितना ओपनली आपने देखा कि ट्रेंड बने सब कुछ, सब लोगों ने मैसिव लेवल के ऊपर अगर एक जनरल के ऊपर तनकीद की है तो क्या हुआ है? मतलब मैं भी बैठ के बात कर रहा हूँ, ये तो नहीं है कि मैं उठाया गया हूँ या बाकी उठाए गए हैं। तो ये तासुर भी देना उनके एंड पे भी, वो भी बर्दाश्त है। हमारे यहाँ मैं आपको एक बात बताऊं, एक एसएचओ जो होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। मैं कहता हूँ एक एसएचओ आईएसआई से ज्यादा खतरनाक है, या एक एजेंसी से ज्यादा खतरनाक होता है, जो आपको उठा ले, आपको रात को रखे भी सही, इलीगल आपको डिटेन भी करे, छितर भी मारे और फिर घर भेज दे। आप शर्म के मारे किसी को बताते भी नहीं कि जी वो मुझे तो एसएचओ उठा के ले गया था। लेकिन अगेन ये बात होनी चाहिए कि जब उनकी तरफ से कोई इस तरह की बातें होंगी तो पब्लिक सेंटिमेंट आएगा, वो लाल मस्जिद के ऊपर भी आएगा, वो इस तरह से।
ये तो उनको चाहिए कि वो अपने गिरबान में जाके झांक के देखें कि हम क्या ऐसा करते हैं कि जिसकी वजह से जो है वो पब्लिक सेंटीमेंट इतने बड़े लेवल के ऊपर, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं हो सकती। आप बैठ के तो नहीं कह सकते पाकिस्तानी अवाम को मैनिपुलेट करके कि जी आपने कुछ ऐसा काम किया कि मेजर गौरव वारिया के कहने के ऊपर पूरी पब्लिक जो है वो 1 करोड़ लोग जो है वो सड़कों के ऊपर आ गए हो। तो ये उनको सोचना चाहिए कि आगे वो जाके अपने आप को रेफ्रेन करें, वो एक तासुर दें कि रात को जो अदालतें खुलेंगी वो खुद ही खुल जाएंगी और हाई कोर्ट भी खुद ही खुल जाएगा और वो किसी के कहने के ऊपर नहीं होगा। तो ये सारा कुछ है, ये उनको भी सोचना चाहिए। चलिए, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आपने बड़े खुल के बात करी है और मैं आपको फ़ोन करूंगा सर। आपका और मेरा जवाब वो पेंडिंग है, बट वो फ़ोन पे, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद सर। दोस्तों, अब्दुल समद याकूब साहब हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फाउंडिंग मेंबर हैं, बड़े सीनियर मेंबर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। और आज उन्होंने बताया किस तरीके से पाकिस्तान में क्या क्या हुआ लीडिंग टू द फॉल ऑफ द इमरान खान गवर्नमेंट, और क्या कॉन्स्पिरेसी थी, इमरान खान साहब क्या मानते हैं, और कमर जावेद बाजवा जो जनरल हैं उनका क्या रोल है। और ये उन्होंने एंड में एक बहुत एक क्लियर बात बोली कि एक ख़ास शख्स की अगर तनकीद करें, क्रिटिसाइज करें, इसका मतलब ये नहीं कि पूरे पाकिस्तानी फ़ौज। और मुझे ऐसा लगता है ये कहने की कोशिश कर रहे थे कि हम पाकिस्तानी फ़ौज का एहतराम करते हैं, लेकिन ठीक है, हम कभी किसी एक शख्स का अगर हम क्रिटिसाइज करते हैं, कोई एक्शन, उसको ज़ाती तौर पे नहीं, लेकिन अगर उसका एक्शन क्रिटिसाइज करते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी फ़ौज का क्रिटिसिज्म है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। और दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द, एक और स्पेशल गेस्ट को लेकर आऊंगा पाकिस्तान से आपसे मिलवाने के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, और लाइक, सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन।